हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। वेक्टर का ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होता है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में दो वेक्टर के बीच के एंगल का भी रोल आएगा और लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर से। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर है ऐसे ए और बी, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, ये लिखा जाता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। यहां पे ये थीटा है ए और बी वेक्टर के बीच का ये एंगल, ठीक। और इन्हीं दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये इंटू कॉस थीटा। ये थीटा ए और बी के बीच का ये एंगल। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नेम वेक्टर प्रोडक्ट भी है, वेक्टर प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नेम स्केलर प्रोडक्ट है। इसका दूसरा नेम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों है और डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नेम स्केलर प्रोडक्ट क्यों है, ये देखिए। दो वेक्टर को क्रॉस करने से जो रिजल्ट मिलता है, ये रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसमें डायरेक्शन होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। और दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करने से जो रिजल्ट मिलता है, ये रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी होता है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। अब दो वेक्टर को क्रॉस करने से जो रिजल्ट मिला, ये ए बी साइन थीटा, ये वेक्टर है, तो इसमें डायरेक्शन भी होगा। तो इसका डायरेक्शन हम राइट हैंड के रूल से निकालेंगे। राइट हैंड को ऐसे रखना है, फोर फिंगर एक साथ और ये थंब और इसके बीच ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ऐसे रखेंगे राइट हैंड को, और क्रॉस से पहले जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में इस फोर फिंगर को फैला देंगे, और फिर क्रॉस के बाद जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में इस फोर फिंगर को कर्ल करेंगे, घुमाएंगे। तो थंब का जो डायरेक्शन होगा ये बताएगा ए क्रॉस बी, यानी कि इसका डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो यहां पे देखिए, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है इस ए बी साइन थीटा का। तो ए के तरफ राइट हैंड के फोर फिंगर को फैलाएंगे और बी के तरफ कर्ल करेंगे। तो ए के तरफ फोर फिंगर को फैला दिए, बी के तरफ इसको घुमाए, तो थंब आया नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड।
तो नॉर्मली आउटवर्ड वाला सिंबल हम ऐसे लेंगे, ऐसा सिंबल लेंगे, इसका मतलब होता है नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मली आउटवर्ड। और अगर ऐसा सिंबल लेंगे तो इस सिंबल का मतलब होता है नॉर्मली इनवर्ड टू द बोर्ड, नॉर्मली इनवर्ड, नॉर्मली इनवर्ड। ये तो इन दोनों सिंबल को ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, नॉर्मली आउटवर्ड और नॉर्मली इनवर्ड। तो यहां पे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड आया। अगर हम इसी राइट हैंड के फोर फिंगर को ए के डायरेक्शन में ऐसे रखते और बी के तरफ कर्ल करते तो ये फोर फिंगर अभी बी के तरफ नहीं घूमेगा, घुमाएंगे तो फिंगर टूट जाएगा। तो फिंगर को तोड़ना नहीं है, अगर बी के तरफ नहीं घूम रहा है ये फोर फिंगर तो इस हैंड को ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है। फोर फिंगर ए के डायरेक्शन में ही होना चाहिए, इसको ऐसे घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे, ए के डायरेक्शन में ही फोर फिंगर है। और अब देखिए, अब ये फोर फिंगर बी के तरफ आसानी से घूमेगा। तो इस वक्त जो थंब का डायरेक्शन होगा ये होगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आया नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड, वो पॉइंट वाला सिंबल, नॉर्मली आउटवर्ड। और यहीं पे अगर हम पूछें बी क्रॉस ए का डायरेक्शन, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन, तो ये क्या होगा? तो क्रॉस से पहले बी है तो बी के तरफ राइट हैंड के फोर फिंगर को रखेंगे और क्रॉस के बाद ए है तो ए के तरफ इसको कर्ल करेंगे। तो थंब बता रहा है नॉर्मली इनवर्ड टू द बोर्ड, नॉर्मली इनवर्ड, ये सिंबल, ये तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नॉर्मली इनवर्ड। ठीक, तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड है, और ए क्रॉस बी यानी कि इसका ये डायरेक्शन है। इसी तरह से बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए का भी मैग्नीट्यूड तो यही आएगा, बी ए साइन थीटा, मतलब ए बी साइन थीटा, लेकिन इसका डायरेक्शन बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नॉर्मली इनवर्ड, नॉर्मली इनवर्ड, और ए क्रॉस बी इसका डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड। तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इन दोनों का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन भी साथ में अगर देखें तो इक्वल नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी नॉर्मली आउटवर्ड है और बी क्रॉस ए नॉर्मली इनवर्ड है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए डायरेक्शन के साथ ये इक्वल नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर हम ऐसा कर दें, आप लोग वेक्टर के प्रॉपर्टी में एक चीज पढ़े थे कि किसी भी वेक्टर को अगर 180 डिग्री घुमाते हैं, डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं, तो उसके पीछे में नेगेटिव साइन लग जाता है। तो यहाँ पे ये है बी क्रॉस ए का डायरेक्शन और ये है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। अगर हम ए क्रॉस बी के पीछे नेगेटिव साइन लगा दें तो ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, या फिर बी क्रॉस ए इस डायरेक्शन में है और इसके पीछे अगर हम नेगेटिव साइन लगाएं तो ये 180 डिग्री ऐसे घूम जाएगा, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में आ जाएगा, और मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। अगर हम ऐसा करें, बी क्रॉस ए इस डायरेक्शन में है, इसके पीछे अगर नेगेटिव साइन लगा दें तो अब ये इस डायरेक्शन में आ गया
और इस डायरेक्शन में ए क्रॉस बी पहले से है ही और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। तो ये ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन में और बी क्रॉस ए के पीछे में नेगेटिव साइन लगा देने से ये भी इसी डायरेक्शन में। तो ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में भी सेम है, इक्वल है। तो अब हम बीच में यहां पे इक्वालिटी लगा सकते हैं, यहां पे इक्वालिटी लगा सकते हैं। ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए। ठीक, तो ये सब ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज और देखते हैं, यहां पे देखिए ए और बी ये दोनों वेक्टर इस बोर्ड के प्लेन में है और ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए इस बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इस बोर्ड पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ए और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, या फिर बी और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ए और बी इस बोर्ड के प्लेन पे है, तो बोर्ड के प्लेन पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में है ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। तो इस पॉइंट को भी यहां पे नोट कर देते हैं। ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होगा ए पे, या ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होगा बी पे भी, और माइनस ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए भी ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो ये छोटी छोटी बातें सब है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां से एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं, ये है बी वेक्टर। इस बी वेक्टर का इफेक्ट ए वेक्टर के डायरेक्शन में कितना होगा। तो ये हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में पढ़े थे कि किसी भी वेक्टर को, यहाँ पे बी वेक्टर को अगर थीटा एंगल झुकाएंगे तो इसका इफेक्ट बी कॉस थीटा होगा। तो बी को अगर ए के डायरेक्शन में झुकाएंगे तो इसका इफेक्ट होगा बी कॉस थीटा, और ए वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम इस बी वेक्टर को झुकाएंगे तो इसका इफेक्ट होगा बी कॉस ये वाला एंगल, और ये एंगल होगा, ये पूरा 90 है और ये थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो बी और कॉस 90 माइनस थीटा बोले तो साइन थीटा, बी साइन थीटा। ये तो बी का दो कंपोनेंट ले लिए हैं, एक ए के डायरेक्शन में और एक ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अब हम यहां से इस बी वेक्टर को हटा सकते हैं। और अब यहां पे देखिए ए क्रॉस बी इक्वल टू ए इंटू बी साइन थीटा। ये है ए वेक्टर और ये है बी साइन थीटा वाला वेक्टर। ए वेक्टर और बी साइन थीटा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ए और बी साइन थीटा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो ए और बी साइन थीटा को गुना करने से जो रिजल्ट मिलता है वो वेक्टर होता है। इसका मतलब दो परपेंडिकुलर वाले वेक्टर को अगर सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में वेक्टर मिलेगा। और अब यहां पे देखिए, यहां पे देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए इंटू बी कॉस थीटा। ये ए ये है और ये बी कॉस थीटा ये है। ए और बी कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में है और ए और बी कॉस थीटा के मैग्नीट्यूड को सिंपल मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट में स्केलर मिलता है।
इसका मतलब दो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर को अगर सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में स्केलर मिलेगा। ये दोनों स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि दो परपेंडिकुलर वाले वेक्टर को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में वेक्टर मिलेगा, और दो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में स्केलर मिलेगा। इसका यूज करके अभी हम लोग देखते हैं कि एरिया और वॉल्यूम स्केलर है या वेक्टर है। इसको छापिएगा, नोट कीजिएगा, नोट करिए और समझिए ठीक से। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा और ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा और ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे ये थीटा है ए और बी के बीच का एंगल। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये ए है ये बी है और बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो साइन 90 1 हो जाएगा, तो ये आएगा। और यहीं पे ए डॉट बी निकालें तो ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और थीटा के जगह पे 90 डालेंगे तो कॉस 90 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा, तो ये 0 तो ये पूरा होल टर्म 0, तो ए डॉट बी बराबर 0। ये कब? जब ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है तब। ठीक, और ए और बी अगर सेम डायरेक्शन में है, ये ए और ये बी, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 0 होता है, तो ये पूरा होल टर्म 0 हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी बराबर 0। और ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, और थीटा के जगह पे 0 रखेंगे तो कॉस 0 1, तो ये आएगा ए इंटू बी। ये ठीक, सेम डायरेक्शन वाले का डॉट प्रोडक्ट ए इंटू बी और क्रॉस प्रोडक्ट 0, और परपेंडिकुलर वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए इंटू बी और डॉट प्रोडक्ट 0। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, फाइनल है। इस पे देख लेते हैं कि एरिया स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ये मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, इसका ये लेंथ है L और विड्थ है B, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री का होता है। इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया ये होता है लेंथ इंटू विड्थ, ये है लेंथ और ये है विड्थ, लेंथ वेक्टर और विड्थ वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो अभी अभी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में एक स्टेटमेंट देखे हैं कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले वेक्टर का अगर सिंपली मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में वेक्टर मिलता है। तो यहाँ पे ये L इंटू बी सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, और L और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब L और B का ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन से जो मिलेगा ये वेक्टर होगा। इट मीन्स दैट ये एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, ओके। अब जब एरिया वेक्टर क्वांटिटी है
तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन मिलेगा L क्रॉस B से, L क्रॉस B से या B क्रॉस L से। L क्रॉस B इक्वल टू एल बी साइन थीटा, और L और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो साइन 91, तो ये एल बी, और यहां से B इंटू एल, ये तो यही तो है एरिया। तो इस एरिया का डायरेक्शन इसी से मिलेगा, L क्रॉस B से या B क्रॉस L से। L क्रॉस B राइट हैंड के फोर फिंगर को L पे डालेंगे और B के तरफ कर्ल करेंगे तो नॉर्मली आउटवर्ड आ रहा है थंब, नॉर्मली आउटवर्ड। तो एरिया का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड, या फिर यहां से देखें तो क्रॉस से पहले B है तो B के तरफ फोर फिंगर और L के तरफ कर्ल करेंगे तो नॉर्मली इनवर्ड जा रहा है ये थंब, नॉर्मली इनवर्ड। तो ये, तो इन दोनों में से कोई भी बता देंगे एरिया के डायरेक्शन की। एरिया का डायरेक्शन इस रेक्टेंगल के सरफेस पे नॉर्मली आउटवर्ड भी हो सकता है और नॉर्मली इनवर्ड भी हो सकता है। ओके ओके, तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया का डायरेक्शन सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं वॉल्यूम। ये मान लीजिए एक सिलेंडर है, इसका हाइट है h और इसके बॉटम वाले सरफेस का एरिया है a, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम बराबर होता है बॉटम वाला सरफेस का एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, ये है वॉल्यूम। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए तो ये बॉटम वाला सरफेस ऐसा है, ऐसा सरफेस है बॉटम वाला, तो बॉटम वाले सरफेस का एरिया है a और इस एरिया का डायरेक्शन होगा इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, इधर ऊपर या नीचे। तो हम अभी ऊपर ले रहे हैं तो ये होगा एरिया का डायरेक्शन इसका, और इस h का डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, ऐसे ही है, इसी डायरेक्शन में है h का डायरेक्शन। तो यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन और h का डायरेक्शन सेम है, एरिया का डायरेक्शन और h का डायरेक्शन सेम है, और सेम डायरेक्शन वाले दो वेक्टर को अगर सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में स्केलर मिलता है। ये स्टेटमेंट अभी अभी हम लोग देखे हैं, इसका मतलब ये स्केलर है, ये वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि एरिया और हाइट को सिंपली मल्टीप्लाई करने से जो मिलेगा वो स्केलर है और जो मिलेगा वो वॉल्यूम है, इसका मतलब वॉल्यूम स्केलर है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, एरिया का डायरेक्शन सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, और वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है वॉल्यूम में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी कहां से आएगा? क्वेश्चन है, एक रिलेशन दिया हुआ है a क्रॉस b बराबर √3 इंटू a डॉट b, ये ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है और a और b वेक्टर के बीच का एंगल पूछ रहा है। फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, ये है क्वेश्चन। तो a और b के बीच का एंगल कैसे निकालें? a क्रॉस b और a डॉट b,
पता है हमें कि ए क्रॉस बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा बराबर √3 इंटू ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए बी से ए बी कट जाएगा और साइन थीटा के डिवाइड में आएगा ये कॉस थीटा, तो साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू √3 और साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू √3 और टेन थीटा इक्वल टू √3 इट मीन्स दैट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि टेन 60 डिग्री का वैल्यू ही √3 होता है, तो थीटा की जगह पे 60 डिग्री ये, तो ये होगा ए और बी के बीच का एंगल अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। इसमें कोई दिक्कत है कहीं पे? कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ना सीखते हैं कि वेक्टर अगर 3 4 5 6 आ गया तो उन सभी वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे ये सीखते हैं। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक क्लियर हो गया है। अब यूनिट वेक्टर में हम इसका यूज करेंगे। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेते हैं ए क्रॉस बी और ए डॉट बी में, फिर दो से अधिक वेक्टर को जोड़ना सीखेंगे। देखिए हमें पता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा और ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे है ए और बी तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी मिलता है क्योंकि साइन 90 1 हो जाएगा, और ए डॉट बी इक्वल टू 0 मिलेगा क्योंकि कॉस 90 0 हो जाएगा। या फिर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है ए और बी तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 मिलेगा क्योंकि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 है और साइन 0 0, और ए डॉट बी इक्वल टू ए बी मिलेगा क्योंकि कॉस 0 1 हो जाएगा। ये अभी हम लोग देखे भी है। तो यहां पे एक चीज देखिए, ए बी साइन थीटा ये वेक्टर होगा क्योंकि क्रॉस का रिजल्ट है, और ए बी साइन थीटा का डायरेक्शन ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा कि ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और दोनों के बीच का ये एंगल है थीटा। तो ए क्रॉस बी ये होगा, ये ए क्रॉस बी नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड, ये डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का। तो यहां पे आप ध्यान से देखिए ए क्रॉस बी ए पे परपेंडिकुलर है, ये ए क्रॉस बी इस बी पे भी परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ए बी के प्लेन पे ही परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है ए वेक्टर पे, और ए क्रॉस बी बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है क्योंकि cos 90 0 हो जाता है। तो यहां से अगर हम ए क्रॉस बी को डॉट करें ए वेक्टर के साथ तो ये 0 मिलेगा क्योंकि इसके और इसके बीच का एंगल है 90 डिग्री और cos 90 0 होता है। या फिर ए क्रॉस बी के साथ अगर डॉट करें बी वेक्टर का तब भी 0 मिलेगा क्योंकि ए क्रॉस बी और बी का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी और बी का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहां से एक चीज और देखते हैं, ए प्लस बी का डायरेक्शन ये होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए प्लस बी
ए बी के प्लेन पे ही होता है और ए क्रॉस बी ए बी के प्लेन पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ए क्रॉस बी और ए प्लस बी इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो ए क्रॉस बी और ए प्लस बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब ए क्रॉस बी और ए प्लस बी को अगर हम डॉट करें ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस बी तो ये बराबर भी 0 मिलेगा, क्योंकि इनके और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। दो 90 डिग्री वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। ओके, तो ये छोटा छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सब है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट सब ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब 2 से अधिक वेक्टर को जोड़ना सीखते हैं। अगर 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर, 6 वेक्टर आ गया या 7 वेक्टर आ गया तो उन सभी वेक्टर को जोड़ने का एक तरीका सीखते हैं। ये हम तो चलने पर दे। मान लीजिए कि 4 वेक्टर है ऐसे। ये है वेक्टर 15 यूनिट का, ये वेक्टर है 10 यूनिट का और एक वेक्टर है ऐसा जो हॉरिजेंटल के साथ 37 डिग्री के एंगल पे है 5 यूनिट का। और एक वेक्टर है ऐसा कि हॉरिजेंटल के साथ ये एंगल है 53 डिग्री 10 यूनिट का। तो 1 2 3 4 इन चारों वेक्टर को जोड़ना है। तो प्रोसेस को समझिएगा ठीक से। ऐसा एक्सिस लेंगे पहले और सभी वेक्टर के टेल को पैरेलल शिफ्ट करके सभी वेक्टर के टेल को इस ओरिजिन पे चिपकाना है। तो अगर इसको उठा के यहां से यहां पे लाएं, इस टेल को यहां पे चिपकाएं तो ये वेक्टर पैरेलल शिफ्ट होके ऐसे आएगा, यहां पे ऐसे आएगा 15 यूनिट। अब इसको 10 यूनिट को उठा के यहां पे लाइए तो ये 10 यूनिट ऐसे आएगा। सभी के टेल को चिपकाना है ओरिजिन पे, तो ये 10 यूनिट। अब इसको ये हॉरिजेंटल के साथ 37 डिग्री के एंगल पे है 5 यूनिट। तो हॉरिजेंटल के साथ 37 डिग्री के एंगल पे ये है 5 यूनिट, ये एंगल 37 डिग्री। तो इसका भी टेल यहाँ पे चिपक गया ओरिजिन पे। अब इसके टेल को ओरिजिन पे चिपकाएंगे तो ये हॉरिजेंटल के साथ 53 डिग्री पे है ऐसे 10 यूनिट ये एंगल 53 डिग्री ये। तो इन चारों वेक्टर को हम यहां पे शो कर दिए हैं। अब दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप सभी वेक्टर के टेल को ओरिजिन पे लाके चिपकाना है। ना डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, ना मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। और अब दूसरा स्टेप है कि जो वेक्टर इस एक्सिस पे नहीं है, जो वेक्टर इस एक्सिस पे नहीं है उसको कंपोनेंट लेके इस एक्सिस पे डालना है, और जो पहले से एक्सिस पे ही है उसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो देखिए इस 5 का, ये 5 और ये 10 एक्सिस पे नहीं है, तो इस 5 का कंपोनेंट इस एक्सिस पे आएगा 5 cos 37, 5 cos 37, और इस 5 का कंपोनेंट इस एक्सिस पे आएगा 5 sin 37,
5 sin 37। अब इस 5 को हम यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि इसका 2 कंपोनेंट ले लिए हैं, इधर और इधर। इसी तरह से ये 10 भी इस लाइन पे नहीं है तो 10 को भी घुमाइए, इधर घुमाएंगे तो 10 cos 53, 10 cos 53, और इधर घुमाएंगे तो 10 sin 53। तो इसको भी अब यहां से हटा सकते हैं। तो अगला फिगर में ये दोनों नहीं दिखेगा, बाकी सब दिखेगा। इधर आ गया 15 पहले से है और ये 5 cos 37। आप लोगों को ये ट्रायंगल पता होगा, ये साइड 4 यूनिट, ये साइड 3 यूनिट, ये एंगल 90 डिग्री और ये हाइपोटेन्यूस 5। तो 3 साइड के सामने वाला एंगल 37 डिग्री और 4 साइड के सामने वाला एंगल 53 डिग्री। तो इस डायरेक्शन में 15 यूनिट पहले से है और प्लस इसका कंपोनेंट आया है 5 cos 37। cos 37 डिग्री का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूस 4/5। तो ये आएगा 5 इंटू 4/5। तो 5 से 5 कटाइए 4, तो 15 प्लस 4, ये हुआ इस डायरेक्शन में टोटल। अब इस डायरेक्शन में देखें तो 10 पहले से है और ये 5 sin 37। तो sin 37 का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस 3/5। तो 5 इंटू 3/5, तो 5 से 5 कटाइए 3 बचा और 10 पहले से है तो इस डायरेक्शन में 10 प्लस 3। अब इस डायरेक्शन में पहले से कुछ भी नहीं है, इसका कंपोनेंट आया है ये 10 cos 53 डिग्री। तो 10 और cos 53 डिग्री का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूस 3/5, 3/5। तो 5 से ये 10 कटेगा 2, 3 दूना 6। तो इस डायरेक्शन में आया 6। और नीचे की तरफ इसका एक कंपोनेंट है 10 sin 53। तो 10 इंटू sin 53 का वैल्यू 4/5, 4/5। तो 5 से ये 10 कटेगा 2, तो 4 दूना 8। तो नीचे की तरफ आया 8, ये मिला। अब यहाँ पे देखिए आपको 4 वेक्टर दिख रहा होगा, 1 2 3 4, जिसमें ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें से ये कट जाएगा, क्योंकि इधर 10 न्यूटन और इधर 7 न्यूटन। तो नेट कितना, नेट कितना 10 माइनस 7, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो 10 माइनस 7 नेट होगा 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो यही चीज यहाँ पे लगाएंगे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में है 15 और 4 19 और इस डायरेक्शन में है 6। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में 19 है, ज़्यादा है, तो 19 में से 6 कट के जो बचेगा वो इस डायरेक्शन में बचेगा। तो अगला फिगर इसका बनेगा 19 में से 6, 19 में से 6 जाएगा तो 13। तो इस डायरेक्शन में बचेगा 13 यूनिट। और इधर है 13 और इधर है 8। तो 13 में से 8 को कट करेंगे तो ऊपर की डायरेक्शन में बचेगा 5। 13 में से 8 जाएगा तो 5। और 13 और इस 5 के बीच का ये एंगल 90 डिग्री है। अब इन दोनों को जोड़ना आसान है, अब तो जोड़ सकते हैं। 2 वेक्टर को जोड़ना हमें आता है, अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, दोनों के बीच का एंगल है 90 और cos 90 0 होता है। तो सिर्फ बचेगा अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, cos थीटा वाला टर्म 0। तो अंडर रूट 13 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आएगा 13 का स्क्वायर, 13 इंटू 13, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 13, 9 3 3 6 1, 169, 169 और प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो ये मिलेगा अंडर रूट 9 और 5, 14 के 4 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9।
और ये 1, ये अंडर रूट 194, इतना यूनिट मिला आंसर। इन चारों वेक्टर का समेशन मिला इतना यूनिट। अब इसका डायरेक्शन भी हम यहां से देख सकते हैं, यहां से इसका डायरेक्शन होगा, इन चारों के सम का मैग्नीट्यूड है ये अंडर रूट 194, और इसका डायरेक्शन अगर देखें तो यहां से डायरेक्शन भी हम देख सकते हैं। इधर मान लेते हैं कहीं पे, ये एंगल मान लेते हैं अल्फा, और यहां से टेन अल्फा इक्वल टू बी है 5 और थीटा है 90, तो बी साइन थीटा तो 5 और साइन 91 बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ए है 13 प्लस बी कॉस थीटा करेंगे तो थीटा है 90, तो कॉस 90 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो 10 अल्फा इक्वल टू 5/13, तो यहां से अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 5/13 ये आएगा। ये अल्फा हम ऐसे भी निकाल सकते थे, इस 5 वाले वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे चिपकाएंगे, यहाँ से हटा के पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे चिपका देंगे, तो ये होगा 5 और ये है 13। तो अब यहाँ से ये 10 अल्फा इक्वल टू सीधे दिखने लगा, 10 अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 5/13, 10 अल्फा इक्वल टू 5/13। ओके, तो इस तरह से हम इस प्रोसेस का यूज करके 2 से अधिक वेक्टर को जोड़ेंगे। इसमें स्टेप सब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कोई भी हो, 4 के जगह पे 6 वेक्टर भी हो सकता है, पर प्रोसेस यही रहेगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब छोटा छोटा 2-3 कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। ला 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 हे मुझे छोड़ के परदेसी मेरे आना के आना। देखिए, अब मेरे पास कुछ वेक्टर है, सब कोप्लानर वेक्टर है, कोप्लानर और अनइक्वल मैग्नीट्यूड का, किसी का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, बट है सभी एक ही प्लेन में। तो उसमें से हम क्या गो वेक्टर उठाएं ताकि रिजल्टेंट 0 हो सके। ये वेक्टर है 5 यूनिट और एक वेक्टर है इसके अपोजिट डायरेक्शन में मान लीजिए 4 यूनिट। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा, 5 - 4 1 आ जाएगा मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में। तो कितना वेक्टर उठाएं ताकि रिजल्टेंट 0 हो। अनइक्वल मैग्नीट्यूड का है सभी, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का होता तो 2 वेक्टर से भी काम चल जाता, इसका रिजल्टेंट 0 आएगा, 5 और 5 उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट 0। लेकिन सभी वेक्टर अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो रिजल्टेंट 0 होने के लिए क्या वो वेक्टर का रिक्वायरमेंट होगा। सभी वेक्टर सेम प्लेन में है, क्या गो 3 वेक्टर का रिक्वायरमेंट है रिजल्टेंट 0 होने के लिए, क्योंकि सभी वेक्टर कोप्लानर है और अनइक्वल है। देखिए कैसे, एक वेक्टर है ये मान लीजिए ए और एक वेक्टर है ये बी, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये ए प्लस बी, और इस ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ठीक इतना ही मैग्नीट्यूड का इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक तीसरा वेक्टर लगा दीजिए सी, तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ये है इतने मैग्नीट्यूड का, और इसके ठीक अपोजिट में एक तीसरा वेक्टर है इतना ही मैग्नीट्यूड का, तो रिजल्टेंट 0 आएगा। ये ऐसा हो गया, ऐसी बात हो गई कि इधर 5 तो इधर भी 5, ये दोनों मिलके इधर 5 आया और इसके ठीक अपोजिट में 5 न्यूटन ये सी लगा दिए, तो रिजल्टेंट 0 हो गया इस पॉइंट में।
अगर ये फोर्स होता ए बी और सी तो इस पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 होगा। तो कोप्लेनर वेक्टर अगर है और सभी अनइक्वल मैग्नीट्यूड का है तो कम से कम 3 वेक्टर चाहिए नेट 0 होने के लिए, रिजल्टेंट 0 होने के लिए। ठीक है, और अब देखते हैं, आइए अब एक और लास्ट केस देख लेते हैं कि अपने पास कुछ वेक्टर है, सभी अनइक्वल मैग्नीट्यूड का है और नॉन कोप्लेनर है, सेम प्लेन में भी नहीं है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है। तो उसमें से हम कितना वेक्टर को पकड़ें ताकि रिजल्टेंट 0 आए। तो अनइक्वल मैग्नीट्यूड का है तो 2 वेक्टर को पकड़ने से रिजल्टेंट 0 तो नहीं आएगा, ये हम देखे हैं। 3 वेक्टर को पकड़ते हैं तो मान लीजिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड का है तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं पे आएगा और इसके ठीक अपोजिट में इतना ही मैग्नीट्यूड का अगर तीसरा वेक्टर यहां पे लगा दें तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो 1, 2 और 3 ये तीनों कोप्लेनर हो जाएगा, एक ही प्लेन में हो जाएगा इसके जैसा। लेकिन इस केस में हमको कोप्लेनर भी नहीं लेना है, नहीं लेना है तो फिर 3 वेक्टर से काम नहीं चलेगा। रिजल्टेंट 0 करने के लिए 4 वेक्टर चाहिए। देखिए ये तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनर है, अब एक ही प्लेन में नहीं है ये तीनों, तो इन तीनों का रिजल्टेंट इधर कहीं पे आएगा और इन तीनों का रिजल्टेंट मान लीजिए इधर आया 10 यूनिट, और 10 यूनिट का वेक्टर अगर हम ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में चौथा वेक्टर नीचे लगा दें इधर तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। इन तीनों का रिजल्टेंट ये 10 यूनिट ऊपर और ठीक इसके अपोजिट में चौथा वेक्टर 10 यूनिट नीचे, तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। और सभी वेक्टर कोप्लेनर भी नहीं है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड का भी होगा। तो अपने पास अगर ऐसा वेक्टर है जिसका प्लेन भी सेम नहीं है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है और हम चाह रहे हैं कि रिजल्टेंट 0 कर दें तो हमें कम से कम 4 वेक्टर चाहिए ही चाहिए, 4 वेक्टर चाहिए ही चाहिए। वेक्टर अनइक्वल है, नॉन कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर है और हम चाह रहे हैं कि रिजल्टेंट 0 हो, फॉर रिजल्टेंट 0 for resultant equal to 0 we need minimum 4 वेक्टर, मिनिमम 4 वेक्टर चाहिए ही चाहिए रिजल्टेंट 0 करने के लिए, यदि उस सभी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अनइक्वल है और प्लेन अलग अलग है तो। ठीक, तो इसको देखिए ध्यान से और खुद से सोच के समझिएगा इसको। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े, वेक्टर को, बहुत सारे वेक्टर को जोड़ने का तरीका भी देखे, कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखे। अगले लेक्चर में यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।